हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से अध्याय 12 कैदी और कोकिला की व्याख्या को समझने जा रहे हैं। इस अध्याय के लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसमें कैदी हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो कि कोकिला से बात कर रहे हैं। जिस दौरान वो जेल में थे उसी दौरान वो एक कोकिला से बातें करते हुए इन सारी पंक्तियों का व्याख्या बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा अध्याय है इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। और जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनका जन्म सन 1889 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बाबई एक गांव है वहाँ पर हुआ था सन 1889 में। और मात्र सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में ही वो शिक्षक बन गए थे। और बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अध्यापन का काम छोड़ दिया और संपादन का काम शुरू कर दिया। और वह एक कवि बने, कार्यकर्ता थे। और वो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान वह कई बारी जेल भी गए थे। जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था तो उस समय वह कई बारी जेल गए थे। और उसी दौरान ये कविता जो है उसी दौरान की है। और सन 1968 में इनका देहांत हो गया था। आगे तो फर्स्ट आज की पंक्तियां हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिला बोलो तो, क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिला बोलो तो। ये जो हमारी पंक्तियां हैं अगर उसके भावार्थ को हम समझें तो यहाँ पे एक जो कवि हैं वो कोयल से कह रहे हैं कि तुम आधी रात में गा रही हो, यह आज़ादी का तराना है या पराधीनता का दुख व्यक्त कर रही हो। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि तुम ये आज़ादी के खुशी के वजह से गा रही हो या जो पराधीनता या जो हार होने वाली है उसके दुख का व्यक्त कर रही हो। और फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप भी हो जाती हो, ऐसा क्यों। तो कोयल आखिर कुछ तो बोलो, ऐसा कवि बोल रहे हैं। फिर क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो, कवि यह पूछते हैं कि तुम बोल नहीं रही हो तो क्या तुम किसी का संदेश लेकर आई हो, कोयल बोलो तो। और जो नेक्स्ट पंक्तियां हैं वो है, ऊंची काली दीवारों के घरों में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई क्यों आली। तो इन पंक्तियों में कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी अपने मन की व्यथा को बता रहे हैं और बोलते हैं कि ये जो ब्रिटिश शासन है उनके द्वारा जो स्वतंत्रता सेनानियां हैं उन पर जो अत्याचार करे जा रहे हैं उसके बारे में बता रहे हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवि। तो वो बताते हैं कि जो अंग्रेज हैं, जो अंग्रेज़ों ने जेल की इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इन अंधकारमय जगहों पर हमें डाकू चोर और लुटेरों के अंदर के साथ रख रखा है। पर वो तो डाकू चोर नहीं थे, पर उनको भी, सेनानियों को भी उनके साथ ही रख रखा है ब्रिटिश ने, यानी अंग्रेज़ों ने, इतने लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे दीवारों पे जेल में बंद करके। और यहाँ पर हमें उनको क्या है कि पेट भर खाना भी नहीं मिलता और समय पर समय और हर समय ना हमारे ऊपर यानी कि उनके ऊपर जो अंग्रेजी सरकार है वो कड़ी निगरानी भी रखती है और खाने को भी सही से नहीं देती है। और जो कवि है उन्होंने अंग्रेज़ों के शासन की तुलना अंधकार से करी है, क्योंकि वो ना भारतीयों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। क्योंकि जो अंग्रेज़ हैं वो भारतीयों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। इस वजह से जो हमारे लेखक हैं वो ब्रिटिश काल यानी अंग्रेज़ों का जो शासन है उसकी तुलना किससे करते हैं, अंधकार से करते हैं। और क्योंकि वो उनके साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं और उनका शोषण भी करते हैं भारतीयों का। और फिर कभी आगे कहते हैं कि अब तो चांद भी हमें छोड़कर चला गया है, यानी जो थोड़ी बहुत रोशनी चांद से आती रहती थी अब वो भी ख़त्म हो गई है, जिससे रात और ज़्यादा काली अंधेरी हो गई है। तो अब कबीर जी कहते हैं कि जो चांद था जिससे थोड़ी बहुत भी अगर रोशनी आती थी तो वो भी हमें छोड़ के चली गई है और रात जो है और भी ज़्यादा काली हो गई है कालकोठरी में। पर लेकिन जो कालिमा मई है, यानी जो पूरी काली कोयल, जो एकदम पूरी बिल्कुल काली होती है, तो वो काली कोयल जो सखी, यहाँ पे जो लेखक हैं वो कोयल को सखी बोलते हैं और उससे पूछते हैं
तुम इस समय क्यों जाग रही हो? कवि बहुत अधिक निराश और हताश हैं। यहाँ पे कवि जो है वो बहुत निराश है और हताश है, और वो कोयल को अपना सखी मानते हुए उससे पूछते हैं कि तुम इस समय क्यों जाग रही हो? तो और फिर नेक्स्ट पंक्तियों में क्या कहते हैं? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिला बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिला बोलो तो इस पंक्तियों की भावार्थ ये होगा कि जो कोयल है उससे कवि पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द हो या कोई वेदना हो। कोयल बताओ तुम्हें क्या दुख है? कवि पूछते हैं कोयल से। फिर कवि आगे कहते हैं कि कोयल तुमसे किसने क्या लूट लिया या तुम्हारा क्या लूट गया? तुम तो बहुत मीठे स्वर में गाने वाली कोयल हो, फिर तुम्हारे स्वर में इतना दर्द इतना दुख क्यों है? फिर कोयल को बहुत ही सुरीला गाने वाली चिड़िया भी माना जाता है। जैसा कि कोयल को सभी बहुत मधुर सुरीला गाने वाली चिड़िया माना जाता है, परंतु इस टाइम क्या है कि जो कोयल है उनके स्वर में बहुत ही दर्द है, दुख है। तो कवि यहाँ पे उससे यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिला बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिला बोलो तो प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ ये होगा कि जो कवि हैं वो फिर से कोयल से पूछते हैं कि हे कोयल, तुम तो आधी रात में कभी भी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में यहाँ आकर चिल्ला रही हो? या फिर तुमने क्या किसी जंगल में लगी हुई भयानक आग को देख लिया है क्या, जो डरकर तुम इतना चिल्ला रही हो? तो यहाँ पे कवि उस कोयल से ये पूछते हैं कि तुम इतना पागलों की तरह क्यों गा रही हो, वो भी आधी रात में क्यों गा रही हो? कहीं तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग तो नहीं देख ली? ये कहते हैं कवि जी कोयल को यहाँ पे। फिर आगे की पंक्तियाँ हमारी, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूँ जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का जो कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इन पंक्तियों में कवि जो हैं कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी हुई लोहे की जंजीरें नहीं देख सकती? ये मेरे हाथों में बंधी हुई जो जंजीरें हैं ये वास्तव में कोई जंजीर नहीं है, यह तो ब्रिटिश राज के द्वारा दिया हुआ मुझे पहनाया हुआ एक गहना है। अर्थात स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लोहे की जंजीरें किसी अमूल्य गहने से कम नहीं है, कबीर यहाँ पे कोयल को बताते हैं। फिर यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी जेल में अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि वो कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है, अब वही आवाज़ हमारी ज़िंदगी का गीत बन गया है, और जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर जो छोटी छोटी गिट्टियाँ बनती हैं, कवि कहते हैं कि उन गिट्टियों पर हमारे उंगलियों ने निशान कुछ इस तरह डाल दिए हैं, कुछ इस तरह उनके उंगलियों के निशान उन पत्थरों पर गिट्टियों पर इस प्रकार पड़ गए हैं कि मानो जैसे उन्होंने ही उन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत उकेर दिए हों। फिर कवि आगे कहते हैं कि हम अपने पेट पर जुआ बांधकर मोट यानी चमड़े का एक थैला जिससे कुएं में डालकर पानी निकाला जाता है, उसको कहते हैं मोट, तो उससे वो पानी निकालकर ब्रिटिश राज की जो अकड़ का जो कुआं है उसको धीरे धीरे वो खाली कर रहे हैं। यानी वो भले ही हम पर कितना अत्याचार कर दे, यानी जो कवि हैं उन पर वो भले ही ब्रिटिश राज कितना भी अत्याचार कर दे, लेकिन वो उनका जो अत्याचार चाहे जितना भी कर ले, पर लेकिन जो उनकी हिम्मत है, जो उनकी देशभक्ति की भावना है उसको तोड़ नहीं सकता, उनके अंदर से उनके देशभक्ति की भावना को कम नहीं कर सकता। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन हम यानी कवि इस अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर ज़रूर फेंकेंगे, कवि यहाँ पे ये कह रहे हैं। फिर कवि कोयल को अपना दोस्त मानते हुए कहते हैं कि हे सखी, शायद तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं तुम्हारी वेदना भरी चीख सुनकर हमारा
दिल करुणा से ना भर जाए या हम कमज़ोर ना हो जाए, इसीलिए शायद तुम दिन में नहीं गाती हो, कवि ऐसा कहते हैं, और इसीलिए तुम यहाँ पर आधी रात में ढांढस बांधने आई हो। फिर नेक्स्ट पंक्ति है हमारी, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिला बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति वो बो रही हो क्यों, कोकिला बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं इनके भावार्थ में हम देखेंगे कि जो कवि है वो कोयल से पूछते हैं कि हे सखी, इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर यानी चीर कर तुम क्यों रो रही हो, यानी तुम्हारा जो ये समय है वो बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे को भेद रहा है, जो सन्नाटा है उसको चीर रहा है तुम्हारा बोलना इस सन्नाटे में। और कोयल को कवि कहते हैं कि कहीं तुम इन सोए हुए लोगों को जगाकर उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो, कोयल कुछ बोलो तो कवि यहाँ पे कोयल को ये कहते हैं कि तुम कहीं इतनी रात में गाकर तुम अंग्रेजी शासन के विद्रोहियों के बीच में कहीं बीज तो नहीं बो रही हो, अंग्रेजी हुकूमत है उनके विद्रोह के लिए। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला भी काली, पहरे की हुंकुरकुत भी व्याली, 30 पर है गालिए आली। तो यहाँ पे पंक्तियों का भावार्थ यह है कि जो कवि हैं वो कोयल के कालेपन की तुलना जेल की जितनी भी चीज़ें हैं उससे तुलना करते हैं कि कोयल जिस तरह तुम काली हो ना, उसी तरह अंग्रेजी शासन के जो कामकाज है और जो उनकी सोच है, जो कल्पना है, और वो कवि जो जिस कालकोठरी में बंद है वह कालकोठरी भी काली है। और यहाँ पर जो टोपी और जो कम्बल मुझे पहनने के मिला है, कवि को पहनने के लिए मिला है, वह भी काला है, और मेरे हाथों पर पड़ी लोहे की जंजीरें जो हैं वो भी काली हैं, जिस प्रकार कोयल काली है। फिर कवि आगे कहते हैं कि हे सखी, इस अंधेरी रात में काली सर्पनी की फुंकार जैसी जेल के पहरेदार की जो हुंकार है, इन जो जेल का जो पहरेदार है उसकी जो आवाज़ है वो भी उनको जो है ना एक गाली की तरह लगती है कवि को, यानी बार बार पहरेदार भी आवाज़ देता है और उनकी आवाज़ को सुनकर याद दिलाता है कि वो कैद में है, और वो जैसे पहरेदार बोलता है ना जागते रहो जागते रहो, तो उसके सुनकर वो जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि वो कैद में है। और जो काले रंग को यहाँ पर जो है अपमान, निराश और दुख का प्रतीक माना गया है। यहाँ पे जिस प्रकार कोयल की कालेपन के अन्य चीज़ों से तुलना किया गया है, उसको यहाँ पे अपमान, निराश और दुख का प्रतीक माना गया है काले रंग को। और फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिला बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिला बोलो तो। फिर इस पंक्तियों का भावार्थ ये है कि इन पंक्तियों में जो कवि है वो कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी सागर में जहाँ की हर चीज़ काली है मरने क्यों आई हो, यानी इस जो काला संकट रूपी सागर है उसमें मरने क्यों आई हो, मरने को उतावली क्यों हो। कोयल, तुम तो बहुत सुरीला गीत गाती हो, लेकिन तुम अपने उन चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो, इसमें क्यों उतरना चाह रही हो, तुम क्यों इतने उतावले हो, यानी तुम यहाँ क्यों अपने सुरीले गीत गा रही हो इस संकट भरे समुद्र में। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीत कहवे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। तो ये प्रस्तुत पंक्तियों में जो कवि है वो कहते हैं कि तुम्हें तो पूरा आकाश मिला हुआ है, मुझे तो ये 10 फुट की काल कोठरी मिली है, और तुम्हें तो ये हरियाली भी मिली हुई है, मुझे तो सब चीज़ काली काली है, और तुम्हारा तो गाना भी बहुत अच्छा है, तुम्हारा तो रोना भी गाने की तरह, पर हम उनका जो रोना है कवि का वो तो गुनाह माना जाता है। तो इन पंक्तियों में जो कवि हैं वो कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तेरी और मेरी जो परिस्थितियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही अलग हैं, और तुम्हें जो हरे भरे पेड़ों की एक डाली मिली है और दूसरी डाली पर तुम घूम भी सकती हो, पर जो कवि हैं उनको तो एक काल कोठरी में बंद है, और कोयल, तुम्हें तो पूरा आकाश खुला मिला है
और जो कवि हैं उनको सिर्फ 10 बाय 10 फीट का तो एक छोटी सी अंधेरी कालकोठरी मिली है। और कोयल जब गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, पर लेकिन जो कवि है उनका तो रोना भी गुनाह माना जाता है। और फिर तेरे मेरे यानी कवि और कोयल के जीवन में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर रणभेरी कर रही, यानी कि युद्ध की ललकार दे रही है, युद्ध की पुकार लगा रही है और युद्ध की रणभेरी का विगुल क्यों बजा रही है। कवि यहाँ पे कोयल से यही पूछते हैं कि तुम इतने सारी विषमताएं हैं तुम्हारे और मेरे में, फिर भी तुम यहाँ युद्ध का ललकार दे रही हो, युद्ध का विगुल क्यों बजा रही हो। फिर नेक्स्ट पंक्तियाँ हमारी, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिला बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिला बोलो तो। ये जो प्रस्तुत पंक्तियाँ उसके भावार्थ ये है कि जो कवि है वो कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारी इस पुकार पर जो कवि हैं वो कोयल को यहाँ पे ये कहते हैं कि तुम ये जो पुकार लगा रही हो उससे जो कवि रचनाएं करते हैं, जो कविताएं करते हैं, उसमें वो ऐसा क्या लिख दें कि लोगों के अंदर जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जोश आ जाए और देशभक्ति की भावना पैदा हो जाए। ऐसा वो कवि पूछते हैं कोयल से कि तुम्हारी जो ये तुम हुंकार भर रही हो, तुम ये जो चीख रही हो, इससे मैं क्या लिखूं अपने गीत में कि जो स्वतंत्रता सेनानी उनके अंदर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और भी जोश आ जाए, देशभक्ति की भावना और भी पैदा हो जाए। फिर कवि आगे कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, यानी हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने जो भारत माता को स्वतंत्र कराने का जो व्रत लिया है उसके लिए मैं यानी कवि अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर ऐसा जोश भर सकूं कि वो इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाए। तो कवि कोयल से यहाँ कहते हैं कि मैं अपनी कविता में ऐसा क्या भरूं कि जो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने स्वतंत्रता का जो व्रत लिया है उसमें हेल्प करने के लिए वो अपनी कविताओं में ऐसा क्या लिखे कि उनके अंदर जोश आ जाए सेनानियों के अंदर और वो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाएं स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। जैसे कि अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा अध्याय कैदी और कोकिला ख़त्म हो जाता है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।